क्वेश्चन आंसर करेंगे लास्ट में, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिटी पढ़ा देते हैं, हेडिंग बनाइए डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, विविधता और वर्गीकी। उसमें क्लास नहीं है अभी, ये लेते जाइए। डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी, हिंदी इसका लिख लीजिएगा विविधता और वर्गीकी। हिंदी लिख लेंगे विविधता और वर्गीकी, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। हो गया, लिख लिए ना। अब देखिए डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के स्पेसीज जो इस धरती पर पाए जाते हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। तो विज्ञान की जिस शाखा में डाइवर्सिटी का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, टेक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी धरती पर आप देखेंगे तो कई प्रकार के स्पेसीज हैं। अब मनुष्य में देखिए तो मनुष्य में भी अलग अलग वेराइटी है कि नहीं है ना। कुत्ता वगैरह में देखिए तो उसमें भी बहुत सारा तरह का हाइब्रिड है। तो सारे ऑर्गेनिज्म में है। चावल हम लोग खाते हैं तो कई प्रकार का खाते हैं, अलग अलग हाइब्रिड चावल होता है ना। तो वो सब डाइवर्सिटी का जो अध्ययन किया जाता है साइंस के जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो डाइवर्सिटी समझ गए, विविधता, डाइवर्सिटी को क्या कहा जाएगा, विविधता कहा जाएगा, इसे कहेंगे विविधता। और टेक्सोनॉमी जो है इसको कहा जाएगा वर्गीकी। तो वर्गीकी मूलतः क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, ये विषय है जो अध्ययन कराता है किसके बारे में, विविधता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी को डिफाइन क्या किया गया है, लिखिएगा टेक्सोनॉमी, हिंदी में इसको कहा जाता है वर्गीकी। इसमें लिखिएगा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी where we study about identification, classification and nomenclature। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का पहचान, कौमा, वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन किया जाता है, नामकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं, उसे वर्गीकी कहते हैं। हो गया, उसे वर्गीकी कहते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, कैरोलस लीनियस is known as father of taxonomy and binomial nomenclature। हिंदी वाले लोग लिखेंगे कैरोलस लीनियस को वर्गीकी तथा द्विपद नामकरण, वर्गीकी तथा द्विपद नामकरण का जनक, वर्गीकी तथा द्विपद नामकरण का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लीनियस wrote their famous book Systema Naturae based on taxonomy। लीनियस ने अपनी प्रसिद्ध किताब सिस्टेमा नेचुरे वर्गीकी पर आधारित लिखी। सिस्टेमा नेचुरे वर्गीकी पर आधारित लिखी। हो गया। अब देखिए डाइवर्सिटी का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि टेक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना है सबसे पहले जीवों को क्या करा जाता है? पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो को नया ऑर्गेनिज्म दिखा तो पहले पहचान करिएगा ना कि प्लांट है, जंतु है, बैक्टीरिया है, क्या है। और जब पहचान जाइएगा तो उसको क्या करिएगा? क्लासिफाई कर देंगे, ग्रुप में रख देंगे। और जब ग्रुप में रख दिया जाएगा फिर उसका क्या करा जाएगा? नामकरण, नाम रखा जाएगा। तो इन सबका अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? कैरोलस लिनियस ने। और लिनियस को क्या कहा गया? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया। और एक और नाम दिया गया, क्या? फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब वैज्ञानिक नामकरण। जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नामकरण किया जाता है ना, मनुष्य का अलग नाम है ना, और जंतुओं जानवरों का अलग अलग नाम है। तो वो नामकरण जो, जैसे ह्यूमन को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। क्या कहते हैं? होमोसेपियंस। तो पहला इसमें एक वर्ड है होमो और दूसरा वर्ड क्या है? सेपियंस। तो दो वर्ड हुआ ना, इसी को क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे मेढक है तो मेढक को क्या कहेंगे? राना टिग्रीना। तो एक वर्ड हुआ राना, दूसरा वर्ड हुआ टिग्रीना। तो दो अलग अलग वर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो दो पद नामकरण का पद्धति भी किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और उसने डाइवर्सिटी और टेक्सोनॉमी पर आधारित एक किताब लिखी थी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरे। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, लीनियस organized some organizations। पहला लिखिएगा ICZN, हिंदी वाले लोग लिख लें। द्विपद नामकरण हेतु लिनियस ने कुछ संस्थाएं बनाई। द्विपद नामकरण हेतु लिनियस ने कुछ संस्थाएं बनाई। पहला लिखिएगा ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरी संस्था का नाम लिखेंगे ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा नाम लिखेंगे ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। और चौथी संस्था लिखेंगे ICMN, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर।
लिख लिए हैं? देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अब बनाना है तो जंतु का कुछ अलग बनेगा, प्लांट का अलग बनेगा, है ना, बैक्टीरिया का अलग बनेगा। तो क्वेश्चन जैसे पूछ दे, मान लो एक बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया ले लीजिए, साल्मोनेला टाइफी, है ना, तो पूछा जाए कि साल्मोनेला टाइफी का नामकरण कौन सी संस्था ने किया है, तो क्या कहोगे? ICMN। ठीक है, यहां पर माइक्रोबियल का मीनिंग केवल और केवल किससे है? बैक्टीरिया से। माइक्रोबियल मीनिंग केवल कौन है इसमें? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का नामकरण कौन करेगा? कौन करेगा? ICMN। वायरस का नाम रखना है, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, ये कौन रखेगा? ICVN रखेगा। प्लांट का रखना है, मैंगीफेरा इंडिका, कौन रखेगा? ICMN। किसी एनिमल का रखना है, मान लो पैंथरा लियो, कौन रखेगा? ICZN। ठीक है, ये संस्थाएं बना दी। अब हस्तक्षेप उसके नाम को रखने में या फिर बदलने में करना होगा तो कौन सी संस्था करेगी? यही संस्था करेगी, बाद बाकी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लिनियस के मन में शायद यह बात रही होगी कि नामकरण जो करना है तो कोई नाम बदल दे। मान लो यहाँ पर हम आलू को आलू बोल रहे हैं, सोलानम ट्यूबरसम, अब चीन में जाए तो चीन वाला सब कुछ और बोले, है ना, जिंगपिंग सिंगपिंग पिंग करेगा वो, तो नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ICMN, ICZN, ICVN और ICMN, ये चार संस्थाओं का नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये किसका था? लिनियस का था। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखिएगा, इसमें लिखिएगा इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ organisms written in words। पहला जीनस नेम, दूसरा स्पेसीज नेम। हिंदी वाले लोग लिखेंगे द्विपद नामकरण पद्धति में, द्विपद नामकरण पद्धति में जीवों का नाम दो शब्दों में लिखा जाता है, दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला जीनस नेम, दूसरा स्पेसीज नेम। ठीक है, जीनस नेम को हिंदी में क्या कहते हैं अगर कहना हो तो? वंश का नाम। ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं वंश का नाम। और स्पेसीज नेम कह सकते हो जाति का नाम। यह जाति का नाम है, ये वंश का नाम है। ठीक है, अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। मान लो अब इसमें भी कुछ डिसिप्लिन बनाया था लिनियस ने, उसको समझिएगा। एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो पिकॉक, मोर। ठीक है, ये बोलचाल में प्रयोग होता है। अब इसका एक ऐसा नाम रखा जाए जो पर लागू हो, कहीं बदले नहीं, तो उसी को बोटेनिकल नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे। तो क्या रखा गया है? पाभो क्राइस्टेटस। ठीक है, तो पाभो क्राइस्टेटस इसका क्या हो गया? बायोलॉजिकल नेम। तो यहां पर पाभो क्या है? जीनस नेम। क्राइस्टेटस क्या है? स्पेसीज नेम। जीनस नेम जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पेसीज नेम होगा हमेशा स्मॉल लेटर से। एंड इन स्टूडेंट हैंड राइटिंग बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन। और जब आप उसे लिखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। नहीं करिएगा अंडरलाइन तो गलत होगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा तो अंडरलाइन किया हुआ ही आएगा। अगर अंडरलाइन किया हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ये लिनियस का डिसिप्लिन था जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, स्पेसीज नेम स्मॉल लेटर एंड बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन इन स्टूडेंट हैंड राइटिंग। ठीक ना। चलो, तो पीकॉक का क्या हो गया? पाभो क्राइस्टेटस। अब एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो लायन, शेर, तो शेर को क्या लिखेंगे? पैंथरा लियो। शेर को क्या लिखेंगे? पैंथरा लियो। सेम है, कैपिटल और स्मॉल लेटर। वैसे मान लो टाइगर, इसका भी क्या है? पैंथरा। अब ध्यान देंगे, दो जीवों का जीनस नेम एक हो सकता है लेकिन स्पेसीज नेम कभी एक नहीं होगा। ठीक है,
दो अलग अलग प्रजाति के जीवों का जीनस, जैसे पैंथरा का क्या है, जीनस नेम एक चल रहा है, स्पेसीज नेम क्या होता है? स्पेसीज नेम कभी एक नहीं होगा, जीनस नेम एक हो सकता है। चौथा लिखिएगा इसमें, मान लो तेंदुआ है, लियोपार्ड, इसको कहते हैं पैंथरा पारडस। यहां पर तीनों का क्या हो गया, जीनस नेम एक ही हो गया, पैंथरा। पांचवा लिखिएगा डॉग, इसको कहते हैं कैनिस लूपस, या कैनिस फैमिलियरेसिस भी कहते हैं, या कैनिस लूपस भी कहते हैं। कैट, फेलिस डोमेस्टिका, घोड़ा, हॉर्स, इक्वस कैबेलस, काउ, बॉस, इंडिकस, बुफेलो, बैलस, वेलिस। फ्रॉग, राना, टिग्रेना, कोबरा, नाजा, नाजा। ठीक है, ये सब लिखिए। मक्खी का भी लीजिए, मस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई का लिख लेंगे मस्का डोमेस्टिका। हो गया? आगे बढ़ा जाए, जल्दी लिखिए।
चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। थर्टीन में लिखना हाउस माउस, घरेलू चूहा। इसको कहते हैं मूस मुस्कुलुस, मूस मुस्कुलुस। हम लोग चूहा को मूस बोलते हैं ना घर में बोलचाल में, तो हम लोग साइंटिफिक नेम ही बोलते हैं, मूस मुस्कुलुस। 14 में लिखिएगा एप्पल। एप्पल का होता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड, इसको कहते हैं मैलस डोमेस्टिका। बनाना, केला का कहते हैं, बनाना को कहते हैं मूसा पैराडिसिका, पैराडिसिका। अनियन, अनियन को कहते हैं एलियम एलियम सीपा। आलू को कहा जाता है सोलानम ट्यूबरसम। टमाटर TOMATO, टोमेटो, इसको कहते हैं सोलानम लाइकोपेरिसिकम। राइस, ओराइजा सेटाइवा। वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। सिट्रस लिमोनियम, सिट्रस लिमोनियम। मैंगो का लिख लो मैंजीफेरा इंडिका। पाइसम सटाइवम। निकोटीना टुबैकम। चलिए हो गया, 25 को याद कर लेना है बस। हाँ 4-5 बार बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। दिमाग हम लोग का उल्टा पुल्टा चीज जल्दी याद कर लेता है। हाँ 24 में मटर है पी, पाइसम सटाइवम,
PISUM, पाइसम सेटाइवम, SATIVUM। बस 24 को ही हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, वो गिनती गड़बड़ा गया होगा, 15 के बाद 17 आ गया, कोई बात नहीं, उतना याद कर लेना है। याद हो गया, कर लीजिएगा घर पे। आगे बढ़े। तो इसमें दो शब्द होते हैं, पहला जीनस वर्ड और दूसरा स्पेसीज। जैसे मानव का क्या होता है, होमोसेपियंस होता है ना, ये भी नहीं पता। जिन्हें नहीं पता वो ये भी लिख लेंगे, वो 25 पूरा कर लेंगे, और जिन्हें पता है वे छोड़ देंगे। मानव का क्या होता है, होमो सेपियंस। होमो हम लोगों का जीनस नेम है, सेपियंस हम लोगों का स्पेसीज नेम। तो क्या हमने बताया, जीनस नेम एक हो सकता है, स्पेसीज नेम एक नहीं होगा। जैसे आलू का और टमाटर का दिख रहा है, जीनस नेम दोनों का क्या है, सोलानम, और स्पेसीज नेम अलग अलग हो गया। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन से क्या बना, लाइकोपेरिसिकम। सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक एसिड, तो क्या हो गया, मैलस डोमेस्टिका। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन, तो उसका क्या आ गया आपका, निकोटीना टुबैकम। ठीक है, तो कुछ नाम जो होता है उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पर लेकर के रखा गया है, ठीक ना। तो इसको 4-5 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देने वाले वैज्ञानिक कौन, कैरोलस लिनियस। तो चलिए याद होएगी, आगे बढ़े। लिख लिए हैं, हाँ। एक और पॉइंट नोट में लिखिएगा, लीनियस इज ऑल्सो नोन एज, Linnaeus is also known as, Linnaeus is also known as father of two kingdom classification. Linnaeus is also known as father of two kingdom classification. Linnaeus को दो जगत वर्गीकरण का जनक, Linnaeus को दो जगत वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना, प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे पादप तथा जंतु जगत, पादप तथा जंतु जगत, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्वेश्चन आएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने शुरुआत में धरती के सारे जीवों को कितने भागों में बांट रखा था, दो में। पहला कौन सा था, प्लांट, दूसरा कौन सा था, एनिमल, जो कि गलत था। बाद में समय बीता तो आए 1969 में, 1969 में एक वैज्ञानिक नाम था R.H. विटिकर। तो R.H. विटिकर आए तो उन्होंने दो किंगडम को कैंसिल किया और जीवों का वर्गीकरण कितने में करा, 5 किंगडम में किया, 1969 में। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1969 R.H. Whittaker gave 5 kingdom क्लासिफिकेशन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे 1969 में R.H. विटिकर ने 1969 में R.H. विटिकर ने जीवों के वर्गीकरण का 5 जगत दिया, जीवों के वर्गीकरण का 5 जगत दिया। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण का 5 जगत दिया। अब कुछ आधार बनाए इन्होंने। पहला आधार क्या बनाया, लिखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में इसको कहेंगे पोषण का प्रकार। दूसरा क्या बनाया, सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी, कोशिकीय जटिलता। तीसरा क्या बनाया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या प्रकार। चौथा क्या बनाया,
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पर्यावरणीय संबंध। पांचवा क्या बनाया? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आर्थिक महत्व। इन आधारों पर उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया 5 ग्रुप में जीवों का। ठीक है, याद हो गया? देखो, लिनियस के बात को गलत कर रहे थे कौन? व्हिटेकर। तो व्हिटेकर गलत कर रहे थे तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि किस आधार पर हम आपकी बात को काट रहे हैं। तो लिनियस साहब का यह मानना था, अब उनसे पूछा जाता था कि आप बैक्टीरिया को किस में रखेंगे, तो लिनियस क्या कहते थे? बैक्टीरिया को किस में रख दो? प्लांट में। बैक्टीरिया के बारे में किस में पढ़ा जाता है? जूलॉजी में कि बॉटनी में? बॉटनी में। बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन कहां होता है? बॉटनी में। यानी हम लोग मानते हैं बैक्टीरिया एक पौधा होता है। ठीक है, तो लिनियस से पूछा जाता था बैक्टीरिया कहां पढ़े, तो कहते थे कि इसमें पढ़ लो, प्लांट में पढ़ लो। अब प्लांट में और बैक्टीरिया में जमीन आसमान का अंतर। बैक्टीरिया का भोजन बनाने का तरीका, प्लांट के भोजन बनाने का तरीका, दोनों क्या है? अलग अलग है। बैक्टीरिया में जो सेल है, प्लांट में वही सेल है, वो भी अलग है। तीसरा, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का तरीका प्लांट का है, अलग है। चौथा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, प्लांट का हमारे साथ संबंध और बैक्टीरिया का, वो भी अलग है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दोनों का आर्थिक महत्व अलग है। तो कैसे हम बैक्टीरिया को रख सकते हैं प्लांट में? तो बैक्टीरिया किसी तरीके से फिट बैठ रहा है पौधा में? नहीं रख सकते हैं। बात ले लो अमीबा का, तो पूछा जाता था अमीबा के बारे में कहां पढ़िएगा, तो कहते थे एनिमल में पढ़ लो। अब अमीबा में और एनिमल में अंतर है कि नहीं है? अमीबा में न्यूट्रिशन कौन सा होता है? सिम्बायोटिक होता है ना। और एनिमल्स में न्यूट्रिशन कौन सा होगा? मेनली होलोजोइक भी होता है और उसमें पैरासाइटिक भी होता है। ठीक है, जैसे जोक वगैरह में कौन सा न्यूट्रिशन होगा? पैरासाइटिक होगा। तो चेंज हो गया वहां पर भी। सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग है। अमीबा आपका एक कोशिकीय, हम लोग बहुकोशिकीय हैं, जंतु बहुकोशिकीय में आता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग है। अमीबा बाइनरी फिजन से करता है और एनिमल में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन है, तो वो भी आपका अलग हो गया। फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सब अलग अलग है। तो जीवों को हम लोगों को 5 ग्रुप में बांटना पड़ेगा। इन आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया? प्रूव किया। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं? न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, याद है? उसके बाद है आपका सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोशिका कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और फिर दूसरा नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप मतलब पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब लैक्टोबैसिलस फायदेमंद है ना। इसरिया कोलाई फायदेमंद है। अब नुकसानदेह भी बहुत सारे बैक्टीरिया धरती पर घूम रहे हैं, तो सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक भी होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व। अब साइकस और पाइनस ग्रुप के पौधों का प्रयोग ऑर्नामेंट प्लांट्स के रूप में किया जाता है, सजावटी पौधों के रूप में। तो उससे आर्थिक महत्व आएगा ना, पैसा रुपया आ रहा है ना, आता है ना जी पैसा। तो आर्थिक महत्व मतलब उससे कुछ रुपया पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं। तो इन आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिए। आई बात समझ में? अब 5 कौन कौन सा था किंगडम, वो लिख लीजिए। पहला किंगडम जो आर.एच. व्हिटेकर ने बनाया वह था मोनेरा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम फंजाई। चौथा प्लांटी। और 5वां किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम व्हिटेकर साहब ने बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। लिख लीजिए। जैसे छापना है छापिए, आपको याद रखना। किताब में व्हिटेकर का ऐसे ही लिखा रहता है, इसीलिए लिख दिए।
हो गया, लिख लिए? चलिए, तो याद हो गया कितने किंगडम? 5। पहला कौन सा है? मोनेरा। दूसरा फिर फंजाई। चौथा फंगी होंगी मत पढ़ा करो, फंजाई लिख देते हैं, फंजाई। ठीक है, ये वो पढ़ा फूंगी पढ़ रहा था एगो कुछ पढ़ रहा था, फंजाई पढ़ते हैं। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। चलिए पहला हेडिंग बना लेंगे मोनेरा। पहला हेडिंग बनाइए मोनेरा। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, जीवाणु मोनेरा जगत के प्राचीन सदस्य हैं। जीवाणु मोनेरा जगत के प्राचीन सदस्य हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ब्रैकेट में लिखिएगा, साइनोबैक्टीरिया, फॉस्फोरस बैक्टीरिया एक्सेट्रा, एंड हेट्रोट्रॉफिक पारासाइटिक बोथ। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, जीवाणु स्वपोषी, ब्रैकेट में लिखिएगा, सायनोबैक्टीरिया। जीवाणु स्वपोषी, ब्रैकेट में लिखिएगा, सायनोबैक्टीरिया, कॉमा, फॉस्फोरस बैक्टीरिया, ब्रैकेट बंद, तथा परपोषी परजीवी होते हैं। तथा परपोषी परजीवी होते हैं। परपोषी परजीवी होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय सेल वॉल फॉर्म्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन एंड सेक्सुअली बाय कंजुगेशन। जीवाणु अलैंगिक जनन बहुखंडन विधि द्वारा, जबकि
जबकि लैंगिक जनन कंजुगेशन द्वारा करते हैं, जबकि लैंगिक जनन कंजुगेशन द्वारा करते हैं। हो गया। अब कंजुगेशन लिख लो ना, हिंदी कुछ खतरनाक टाइप का होगा इसलिए याद नहीं आ रहा। लैंगिक जनन किससे करेगा? कंजुगेशन से। ये समझा देंगे अभी। चलिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, बैक्टीरिया लोकोमोट थ्रू flagella which can be monotrichous, ditrichous एंड पेरीट्राइकस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवाणु फ्लैजिला द्वारा प्रचलन करते हैं। जीवाणु फ्लैजिला द्वारा प्रचलन करते हैं, जो निम्न प्रकार का हो सकता है, जो निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला लिख लीजिएगा मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस एंड पेरीट्राइकस, तीनों लिख लीजिए। एक फ्लैजिला, दो फ्लैजिला और पेरीट्राइकस मतलब चारों तरफ फ्लैजिला। ये लिख ले, इंग्लिश वर्ड ही लिख लीजिए, मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस और पेरीट्राइकस। अगला पॉइंट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट बैक्टीरिया आर, परिवेश के आधार पर जीवाणुओं के दो प्रकार हैं। परिवेश के आधार पर जीवाणुओं के दो प्रकार हैं। पहला लिखिएगा आर्कियोबैक्टीरिया, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, दीज आर ओल्डेस्ट एंड प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कैन बी सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह जीवाणुओं का सबसे प्राचीन समूह है। यह जीवाणुओं का सबसे प्राचीन समूह है जो विपरीत परिस्थिति में भी निर्वहन कर सकता है। विपरीत परिस्थिति में भी निर्वहन कर सकता है। एग्जाम्पल में लिख लेना, फास्फोरस, सल्फर, आयरन बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में लिखिएगा फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया। फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया। और दूसरा इसमें लिखिएगा, दूसरा टाइप होता है यू बैक्टीरिया। दूसरा लिखिएगा यू बैक्टीरिया, डैश दे करके लिखिएगा, दीज आर मॉडर्न सिंथेसिस बैक्टीरिया। ये आधुनिक संश्लेषित जीवाणु कहलाते हैं। ये आधुनिक संश्लेषित जीवाणु कहलाते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। बेनिफिशियल के ब्रैकेट में लिखिएगा ई कोलाई, ई लिख के .COLI, कोलाई।
कॉमा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ब्रैकेट बंद, क्या लिखे, बैक्टीरिया आर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल बोथ फॉर अस, बोथ फॉर अस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे जीवाणु नुकसानदेह, नुकसानदेह एवं एवं फायदेमंद, फायदेमंद, फायदेमंद के ब्रैकेट में लिख लेना ई कोलाई, ई कोलाई, ई डॉट सी ओ एल आई, ई कोलाई, कॉमा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ब्रैकेट बंद, होते हैं, होते हैं। चलिए इतना पॉइंट लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत किन्हीं को, याद हो गया ना, नहीं याद हुआ? देखो बैक्टीरिया सबसे पहले देखो सेल के बेसिस पर जितने सारे बैक्टीरिया होंगे सब कितने सेल के होंगे, एक सेल के। सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर होने के साथ क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक मतलब नो न्यूक्लियस, वेरी गुड। न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, अनुपस्थित, ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। बैक्टीरिया के लिए ही यह किंगडम बना है, कौन सा, मोनेरा, यानी मोनेरा में केवल बैक्टीरिया है, तो लिख दिया गया है बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होता है। तो यहां जो साइनोबैक्टीरिया लिखा है यह कैसा करेगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक करेगा ना। फॉस्फोरस बैक्टीरिया कैसे करेगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक। या फिर सल्फर बैक्टीरिया या आयरन बैक्टीरिया सब क्या कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफिक। और बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक भी करता है। अब हेट्रोट्रॉफिक करेगा तो किस रूप में करेगा, पैरासाइट। अब जितना बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी हो, विब्रियो कॉली हो, ट्रिप्नोनिमा पैलिडियम हो, ये सब बैक्टीरिया आपका किसमें आ जाएगा, पैरासाइट में, जो दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके उन्हें बीमार करता हो। और बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक भी होता है, मृत जीवी भी होता है, जैसे डिकम्पोजर बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया। गोबर को सड़ा के मीथेन गैस कौन निकालता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो वो क्या काम कर रहा है, पदार्थों को सड़ाने का काम कर रहा है। तो बैक्टीरिया पैरासाइट भी होता है। और पैरासाइट के साथ यहां कॉमा करके चाहो तो लिख लो, नहीं तो याद रखना पैरासाइट भी होता है और सेप्रोफाइट भी होता है। सेप्रोफाइट में कौन कौन आ जाता है, तो सेप्रोफाइट में एक आ जाएगा मिथेनोजेन, सेप्रोफाइट में एक आता है मिथेनोजेन बैक्टीरिया, जो गोबर को सड़ा के मीथेन गैस बनाता है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जब सड़ाना होता है तो कौन सा बैक्टीरिया सड़ाता है, मिथेनोजेन सड़ाता है। क्लियर है? तो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, दोनों तरह का ये पोषण करते हैं। उसके बाद लिखा गया है इनका शरीर में सेलवाल पाया जाता है। और सेलवाल इनका क्या कहलाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना रहता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअल भी करता है और ये सेक्सुअल भी करेगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो किस विधि से करेगा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन माने बहुखंडन। क्वेश्चन हम आपको बताए थे ना कि एक कप बैक्टीरिया हो तो 5 मिनट में कितना कप होगा, याद है, बताया था ना हमने। हर मिनट बैक्टीरिया की संख्या क्या होती है, डबल। तो 1 मिनट बाद 2 कप, 2 मिनट बाद 4, 5 मिनट बाद 32 कप। कितना कप होगा, 32 कप हो जाएगा, होगा ना। संशय है, बोल नहीं रहा है बकलोल साहब। 1 मिनट बाद 2 कप, 2 मिनट बाद, तीसरे मिनट में, चौथे में 16, 5वें मिनट में, तो बोल क्या नहीं रहे थे। इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीपल फिजन। बैक्टीरिया बहुखंडन करता है। अमीबा क्या करता था, बाइनरी फिजन। अमीबा क्या करता था, बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया एसेक्सुअल करेगा तो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन, बहुखंडन करेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से करेगा, कंजुगेशन। तो ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में देखेंगे। कंजुगेशन में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है। कंजुगेशन मेथड में डीएनए और आरएनए का ट्रांसफर होता है, जिससे बैक्टीरियल जीनोम जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टर्म याद कर लो, कंजुगेशन, और एसेक्सुअल में याद कर लो क्या, मल्टीपल फिजन करेगा। बैक्टीरिया के पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, फ्लैजिला। यदि कोई एक बैक्टीरिया है, इसके शरीर से एक फ्लैजिला निकला हुआ है तो क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। एक और प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि यह फ्लैजिला जो है यह कोशिका के किस भाग से निकलता है, तो याद रखना है सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। फ्लैजिला शरीर के किस भाग से निकलेगा, उसके सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा, कोशिका झिल्ली से निकलेगा, कोशिका भित्ति से नहीं निकलेगा। यानी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ही फ्लैजिला में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली तो सभी को याद होगा, सेल में पढ़ाए थे, किस चीज का बना रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन का। हाँ
प्रोटीन और लिपिड का बना है, ठीक है। तो उसी से क्या निकला रहता है, फ्लैजिला, ठीक है। अब इसी फ्लैजिला से बैक्टीरिया लोकोमोट करेगा। यदि एक बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला हो तो इसे क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस। एक स्थान से दो फ्लैजिला निकला रहे तो क्या कहेंगे, डाइट्राइकस। और एक एक फ्लैजिला बैक्टीरिया के पूरे शरीर में रहे तो इसको क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस कहेंगे, ठीक है। और इसी फ्लैजिला से बैक्टीरिया चलता है, लोकोमोट करता है। तो फ्लैजिला का कितना तरीका, 3, मोनो, ड्राई और पेरीट्राइकस। और फ्लैजिला इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, प्रचलन अंग है। अब है बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक है आर्कियो बैक्टीरिया और दूसरा कौन सा है, यू बैक्टीरिया। तो आर्कियो का मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट। आर्कियो मतलब क्या होता है, ओल्ड, पुराना। तो धरती का सबसे पुराना बैक्टीरिया जिसको किसी भी परिस्थिति में आप रख दो मरेगा नहीं, सड़ेगा गलेगा नहीं, वो किस में आता है, आर्कियो बैक्टीरिया। माने एकदम सुपरलेटिव डिग्री का थेथर है ये। कहीं पर भी रखिए वहां पर वो ग्रो कर जाएगा, उसको मारा भी नहीं जा सकता, टेम्परेचर से भी आप नहीं मार सकते हैं। अब समझिए ज्वालामुखी में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको कहते हैं फॉस्फोरस बैक्टीरिया। फॉस्फोरस बैक्टीरिया कहाँ होता है, ज्वालामुखी में। अब ज्वालामुखी का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब 3000 डिग्री तापमान में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए कितना ही खतरनाक होगा। हॉट सल्फर स्प्रिंग होता है, सल्फर पानी का झरना होता है, उसमें सल्फर बैक्टीरिया पाया जाता है। इंसान खड़ा हो तो चमड़ी उमड़ी सब गल के देह से बाहर निकल जाएगा, और उस सल्फर के पानी में एकदम मजे में रहता है। तो कितना मजबूत होगा, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया जो खतरनाक टाइप का है इसमें आ जाएगा आर्कियो बैक्टीरिया में, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया में, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, मॉडर्न बैक्टीरिया। तो इस शहर का बच्चा है, सुकुमार है, ठीक है। तो दीज आर मॉडर्न सिंथेसिस बैक्टीरिया। अब किसी को टाइफाइड हुआ, कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है, तो वो सब जिस बैक्टीरिया से होगा वो सब बैक्टीरिया किसमें आएगा, मॉडर्न बैक्टीरिया। जिसको एगो टैबलेट खाइए बैक्टीरिया मर गया देह में, ठीक है, तो वो सब बैक्टीरिया किसमें, यू बैक्टीरिया। और ये सब क्या हो जाएगा, आर्कियो बैक्टीरिया। कोई दिक्कत। अब बैक्टीरिया के शेप के आधार पर उसका नामकरण हम पहले लिखवा दिए थे, इसलिए अभी नहीं लिखा रहे हैं, पहले लिखा दिया है ना। राउंड शेप को क्या कहते हैं, रिवीजन ही नहीं किए हैं, कोकाई। क्या कहते हैं, रॉड शेप को क्या कहते हैं, बैसिलस। रॉड शेप को बैसिलस, कॉमा शेप को विब्रियो, स्प्रिंग शेप को एस्पाइरिलम, ठीक है, और चेन में रहेगा तो एस्ट्रिप्टो, ठीक है। तो इस शेप पहले लिखवा दिए थे तो यहां पर रिपीट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन वोश्चन वाला मामला कर लीजिए, 20 मिनट है अभी। याद है ना क्वेश्चन, याद नहीं है, चलिए तो शुरू कर देते हैं। आज जो नहीं पढ़ के आया होगा आज पक्का पीटेंगे, एकदम गारंटी। 2 दिन से बस बता रहे हैं, आज पीटेंगे। एक बार हमको चैप्टर बताइए, कौन कौन सा चैप्टर था। हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट था। और तो एक घटना चक्र हमें भी दीजिए। लाए हैं कोई घटना चक्र, लाइए जिनके पास होगा, जल्दी लाइए। हाँ लाइए, इंग्लिश वाला है दीजिए। नहीं, इंग्लिश वाला से भी काम चल जाएगा। चलिए बाकी लोग रेडी रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। टीम ए वाले पहले पूछिए, जगह बदल लिया जी। इसमें एक एक क्वेश्चन सभी को पूछना है, ठीक है। हम पूछे कि आप लोग पूछिएगा, हम पूछे, ठीक है। तो पार्टिकुलर किसी से भी पूछेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है टीम ए के लिए। क्या याद करके आए हैं, तो आप लोग पूछिएगा। तो नहीं पढ़ के आया है, हमको पता कैसे चलेगा कि जो नहीं पढ़ के आया है, पता चलना चाहिए ना। चलो पहले यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछते हैं। चलिए बताइए, आप ही से शुरू करते हैं, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं।
आपसे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल रहा है पूछने के लिए। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर किसका यूनिट है? विद्युत में क्या, किस विद्युत का? विद्युत में बहुत सारा चीज आता है। बताइए। नहीं, ऑप्शन किन्हीं को नहीं देंगे। दूसरा क्वेश्चन, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज। मेगावाट जो होता है पावर का यूनिट है, किस पावर का यूनिट है? आपसे नहीं, एक एक करके आप बताइए, ये बताएंगे, फिर ये खड़ा रहेंगे, फिर डंडा से पिटाएंगे, ये ऐसे कर करके। चलिए आप खड़े रहिए जल्दी फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़े होइए आप। हाउ मेनी वाट आर, बाकी कोई नहीं बोलेंगे, हाउ मेनी वाट आर देयर इन अ हॉर्स पावर? 700 कंफर्म। अगला बताइए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 mm। हीट का क्या यूनिट है? आप बता सकते हैं हीट का यूनिट, ऐसा यूनिट। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें होगा? वाटर, एयर, ब्लड, हनी? हाँ, विस्कोसिटी, श्यानता। वाटर, एयर, ब्लड, हनी। सबसे ज्यादा किसमें होगा? हनी में। कंफर्म है? मिरर फॉर्मेशन, मिराज फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, मिराज समझ रहे हैं, मृग मरीचिका। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, बैठ जाइए, बगल में पीछे खड़े होइए। इंडोस्कोप मशीन जो होता है वो प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या करता है? आज कुटाएगा तो डेली नहीं पड़ता, खाली मुंह बना के बैठल रहता है। चलो बगल वाला खड़ा हो। द इमेज फॉर्म, लाइट दिए थे ना, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, रेटिना पर जो प्रकाश बनता है वो कैसा बनता है? रेटिना पर प्रकाश जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? हाँ, आप ऑप्शन में बताइए, दोगे लग रहा है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट, वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। छोटा और चलो खड़ा रहोगे, बगल वाले को खड़ा कराइए। लाल रंग का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल में क्यों आता है? ठीक है। बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर था? टैक्सोनॉमी भी था। टैक्सोनॉमी से पूछते हैं, चलो टैक्सोनॉमी में आप बताइएगा, ब्रायोफाइटा फाइलम का कोई भी एक एग्जाम्पल। अच्छा, तो पांचों में से क्या पढ़े हैं? टैक्सोनॉमी में कुछ पढ़े हैं? अच्छा, सेल पढ़े हैं। हाँ, तो सेल में बताइए आप, सिंगर और निकोलसन का मॉडल क्या था? सिंगर और निकोलसन ने कौन सा, शायद क्विज में भी ये क्वेश्चन कल आया था ना। हाँ, सिंगर और निकोलसन का मॉडल का क्या नाम था?
ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बताइए सेल से आप। जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? ठीक है। आप अगला प्रश्न बताइए, कौन सा कोशिकांग बिना झिल्ली का होता है? ठीक है। केमिस्ट्री में क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर था। आप बताइए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? कोई और नहीं बोलिएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर बताइए। कोई बात नहीं। मैक्सवेल का क्या थ्योरी था? एक्वारेजिया का फॉर्मूला बताइए। वो तो ठीक है, फॉर्मूला बताइए। सब खड़ा रहिए आप। चलिए पीछे बताओ, कौन से चैप्टर से पूछे तुझसे? अपने से बताओ, जो चैप्टर पढ़ के नहीं ना आए हो, मुंह देख के नहीं लग रहा कि पढ़ के आओ, ऐसे चैप्टर बताओ। सेल, प्रकाश भी पढ़े हो, सेल भी पढ़े हो, और क्या पढ़े हो? केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो? परमाणु पढ़ लिए हो। डाल्टन के बाद तुम ही हो तब। प्लम पुडिंग मॉडल कौन दिया था? नहीं जानता है? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किए थे? कह रहा है कि पढ़ के आए थे, झूठ बोल रहा है ना। राइट, चलो बगल वाला खड़ा कराओ। अब कहां से पूछे, समय था तो बोले नहीं। चलो बगल में खड़ा हो जाओ। कल शुरू हुआ तो मंडे को जो पढ़ाए थे वो आप पढ़े थे? किताब खरीदे हैं घटना चक्र? खरीद लीजिए, थोड़ा और पैसा खर्चा करिए, इतना किए तो थोड़ा और करिए। ठीक है, घटना चक्र ले लीजिए। बैठिए, पीछे वाले खड़ा होइए। हाँ आप बताइए कौन सा चैप्टर? इन्हें कॉन्फिडेंस हुआ, मन खुश हो जाता है ऐसे लोगों से। जो इंद्रधनुष हो रहा है, इंद्रधनुष में रंग का कौन कौन सा रंग होता है इंद्रधनुष में? है? ठीक है, रेड सबसे ऊपर। अच्छा, ठीक है, उसके बाद? हम्म, चलिए सही है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हाँ? लेंस के पावर को किस में मेजर किया जाता है? हाँ? डायोप्टर में। हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है? पास? अच्छा, अरे प्रोटीन पूछ रहे हैं बाबू, प्रोटीन हड्डी में। कौन आंसर बोल रहा है? जो समझदार बोल रहा है ना, अगर देख लिए तो 4 डंडा ज्यादा पिटाएगा पक्का। सही बोले, बता दिया, सब ऑसिन होता है। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है? कार्टिलेज में मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? ठीक है, बैठ जाइए, बगल वाले को खड़ा कराइए।
चैप्टर बताइए आप, फर्स्ट क्लास है आपका, पुराने स्टूडेंट है, चलिए तब तो इलाज होगा आपका आज। एट वाट डिग्री आर दी सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट टेम्परेचर द सेम? किस डिग्री पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों तापमान बराबर हो जाते हैं? ए कौन बोल रहा है, खड़ा हो ना, उससे पूछ रहे हैं। किस डिग्री तापमान पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं? चलो खड़ा रहो, चलो बगल वाला, अब एक एक क्वेश्चन फटाफट पूछते जाते हैं। खड़ा होइए, बताइए इसी का आंसर। -60 डिग्री, 60, 4, 4 तो नहीं होता। नहीं बताइएगा। चालीस डिग्री सेल्सियस तापमान का फॉरेनहाइट स्केल पर मेजरमेंट कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का फॉरेनहाइट स्केल पर मेजरमेंट। चलिए पीछे खड़ा कराइए। जो एसी होता है उसे कमरे में लगाने पर वो क्या क्या कंट्रोल करता है रूम का? आर्द्रता और तापमान। वेरी गुड। द कूलिंग बाई अ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। डेजर्ट कूलर समझ रहे हैं? हाँ, वो कूलिंग करता है तो किस पर आधारित है? ऑप्शन बोल देते हैं। हॉट एयर रिप्लेसमेंट, यानी गर्म हवा को रिप्लेस करता है। एयर डिहाइड्रेशन, हवा के शुष्कता को कम करता है। इवोपोरेटिव कूलिंग, वाष्पोत्सर्जन वाला कूलिंग करेगा। एयर रिहाइड्रेशन, एयर में पानी के मॉलिक्यूल्स को अवेलेबल कराएगा। वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है। नहीं, एक और क्वेश्चन। कूलिंग इज डन बाय, कूलिंग जो होता है वो कैसे होता है? कूलिंग वाटर को फ्लो करके। हाँ समझ, ऑप्शन सुन लीजिए। फ्लो ऑफ वाटर, बी है रिलीज ऑफ कॉम्प्रेस्ड गैस, सी है कुकिंग गैस, डी है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। ठीक है, बैठ जाइए, बगल में खड़ा कराइए। चलिए आप बताइएगा बगल में। ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। क्वेश्चन समझ गए? क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट की फ्रीजिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट? कंफर्म, ठीक है। चलिए एक और बताइए। इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट क्लॉथ इन समर बिकॉज। पक्का। एक मोटा कंबल ओढ़ने की अपेक्षा दो पतले कंबलों को ठंडी में ओढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? एयर गर्म हो जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। और कौन है? आप हैं। रेफ्रिजरेटर को रूम में खोल दिया जाए, फ्रिज का दरवाजा, तो क्या होगा? क्या गर्म हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर, रूम गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होगा? उसमें ठंडा हवा निकलेगा ना। हाँ, गैस के कारण से। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल बताइए। अनुदैर्ध्य तरंग का एक एग्जांपल। रेडियो वेव जो होता है वो पृथ्वी के किस सतह से वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाता है? हाँ, आयन मंडल से। बैठ जाइए।
चलिए और खड़ा हुई है। अब बताइए, वसा कौन से ऊतक में संचय रहता है? फैट स्टोरेज टिश्यू कौन सा है? मानव शरीर के किस टिश्यू में फैट स्टोर होता है? और रडार विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इनेमी एयरक्राफ्ट यूज लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव? कंफर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इंफ्रारेड, कोई और बोल दिया समझ लेगा, इलाज हो जाएगा उसका। इंफ्रारेड, एक्सरे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? हाँ, इंफ्रारेड, एक्सरे, विजिबल लाइट, रेडियो वेव। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द मैक्सिमम एनर्जी? क्वेश्चन समझ गए? कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे मैक्सिमम एनर्जी होता है? विजिबल लाइट में, इंफ्रारेड लाइट में, अल्ट्रा वायलेट रे में, एक्सरे में? एक्सरे, एक्सरे में होगा। हाँ सही में। चलिए अब ये क्वेश्चन ही सही है आपका, एक्सरे में होगा। ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। आप एक और बता के बैठ सकते हैं। ब्लड प्लाज्मा में आपको बताना है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए आप। हाँ, ब्लड प्लाज्मा में, हाँ प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स में ना जी। डब्ल्यूबीसी का ग्रैन्युलर पार्ट कौन कौन सा है? ग्रैन्युलर मतलब रवेदार, दानेदार। डब्ल्यूबीसी का दानेदार भाग कौन कौन सा है? डब्ल्यूबीसी का कौन सा भाग हमें एलर्जी से बचाता है? ये था ना चैप्टर, मानव शरीर तंत्र नहीं दिए थे? नहीं दिए थे? झूठ बोल रहे हो। तब तो इनसे भी दूसरा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर था? अच्छा, डाइवर्सिटी से पूछते हैं। डाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन बताइए, बैठ जाइएगा। आप बताइए, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? एम्फीबियन, बाकी कोई नहीं बोलेगा। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अभी पढ़ोगे किताब भूल जाओगे आप लोग। हाँ हाँ देखो, आपका नहीं उधर बोल रहे हैं, सब घटना से लेके बैठा है। देखो कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओगे लेकिन याद नहीं रहेगा। ब्रायोफाइटा, वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए बताइए। तो ये तो चैप्टर है नहीं तो आप नहीं पढ़े होंगे। एनिमल किंगडम का बताइए आप। एनिमल किंगडम से आप बताइएगा, एनिमल किंगडम में जो एम्फीबियंस होते हैं वे वार्म ब्लडेड होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं? हाँ, कोल्ड ब्लडेड। किन्हीं 3 एम्फीबियन का नाम बताइए जो कोल्ड ब्लडेड हो। फ्रॉग, मत बोलिए, बोलिएगा आप जो बचे हुए हैं बड़ा मुश्किल से। फ्रॉग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हाइबरनेशन पीरियड में क्या है? कोई बोल दे रहा है, हमको आवाज यहां तक आ रहा है, मत बोलो। मकड़ी कीट नहीं है, क्यों? मकड़ी का 8 पैर होता है। अच्छा,
फेनेरोमोन्स क्या होते हैं? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए बगल में। सीरीज बताओ किसका? कौन से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसे बढ़ेगा बढ़ते क्रम में? ऑप्शन इसमें क्या दें? 7 को ऑप्शन दें अब। टीवी के रिमोट में कौन सा किरण निकलता है? टीवी के रिमोट से बोल दिया, सब पीछे से सुनाई नहीं दिया? बोलो भाई सुन के। हमको यहाँ तक आंसर आ गया। भुनभुना रहे हो तुम लोग ना, तो शायद हो सकता है दिल में सोच रहे होगे तो वो आवाज निकल जा रहा होगा। चलो बगल वाले को खड़ा कराओ। पढ़ल कर लोल फोड़ देंगे, समझ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड बाय विलियम रियोंटजन? रियोंटजन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, नन ऑफ अबव। एक्सरे का। रेडियो का कौन किया था? नहीं पता है? नहीं पता है, बोलो। द साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन वैक्यूम, एयर, वाटर, स्टील। वैक्यूम। क्या होगा? खड़ा रहो, गलत बोला, मारेंगे ना अभी आगे। चलो बगल वाला खड़ा हो जाओ। साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन। साउंड वेव सबसे तेज दौड़ेगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। वैक्यूम भी है, मान लो 5 गो है ऑप्शन। उर्दू में थोड़े बोल रहे हैं, तुम मत समझ। साउंड वेव जो है सबसे तेज गति किसमें करेगा? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा या वैक्यूम में? वैक्यूम समझ रहे हो? गैस में। उम्मीद था हमको। चलो बताओ, किसमें साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता? किस माध्यम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकता? ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकता? नहीं करेगा प्लाज्मा में, हम जानते थे। ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं करेगी? वाटर में नहीं करेगा, लोहा में नहीं करेगा, स्टील में नहीं करेगा, वैक्यूम में नहीं करेगा, वाष्प में। ये आप नया खोज के लाए। ये मॉइस्चर लाए आप, वाष्प ला दिए। गब्बर सिंह पूछता है ना, तेरा क्या होगा कालिया? बताइए, खड़े हो। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली। साउंड का वेग हवा में कितना होता है? बताओ। The wall of the hall built by music concert should। जो क्वेश्चन समझे, जो हॉल होता है जहां पर कार्यक्रम वगैरह प्रोग्राम होता है ना, उसकी दीवारें क्या बनाई जाती हैं? ऊंची बनाई जाती हैं। और उनको म्यूजिक कंसर्ट के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्यों ऐसा होता है? एम्पलीफाई साउंड, ट्रांसमिट साउंड, रिफ्लेक्ट साउंड, एब्जॉर्ब साउंड। आवाज गूंजे नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है उसको? रिफ्लेक्ट होगा। खड़ा रहो जी। आगे वाले खड़ा कराओ। 2 एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून सरफेस बिकॉज। 2 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर एक दूसरे की बातचीत नहीं सुन सकते, क्यों? आप बताइए, क्यों नहीं सुन सकते? वायुमंडल नहीं है। अल्ट्रासोनिक साउंड की वेव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन इसमें क्या मिलेगा?
ऑडिबल रेंज हम लोगों का कितना है? हाँ, मीटर। ऑडिबल रेंज हर्ट्ज में होगा ना जी? बताइए। ऑडिबल, हाँ आप, अरे खड़ा हो ना जी। ऑडिबल रेंज कितना है हम लोगों का? ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं ना कितने हर्ट्ज के बीच में? 45,000 हर्ट्ज। 50 से 60। चमगादड़ आप ही हैं, सुन लीजिएगा। बताइए। 20,000 से 40,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्ट्रा, ठीक है छोड़ो। नेक्स्ट बताओ। बैट कैन फ्लाई ड्यूरिंग नाइट एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज। अब सब कुछ नहीं मिलेगा। चमगादड़ रात में उड़ सकता है, क्या वेव? कौन सा वेव? हाँ, अल्ट्रासोनिक। उसका कितना होता है फ्रीक्वेंसी? 0 to 20 होता है अल्ट्रासोनिक का। Which one of the following is the effect of flight of supersonic jet? ठीक है, ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, आई डिजीज, डिप्लेशन इन ओजोन, नन ऑफ दीज। हाँ, ओजोन डिप्लेशन। आंख में दिक्कत होगा पायलट के आंख में ना दिक्कत होगा। चलो आप लोग खड़े रहेंगे, इधर वाला लोगों के लिए कल पूछेंगे, ठीक है? आज टाइम खत्म हो गया। खुश नहीं होना है, कल पूरा आते आते ही पहले पूछेंगे क्वेश्चन, फिर पूरा बायोलॉजी खड़े होके पढ़िएगा आप लोग। आज पूछेंगे तो आज तो 4:35 हो गया, अभी जस्ट मेरा बैच है, क्लास है। नहीं से कि आप सब लोग तैयार करके रहिएगा, आप लोग खड़े रहिए तब तक। हाँ, तो हिंदी माध्यम है आपका, आपको बोलना चाहिए था ना, हिंदी में बोलिए। ठीक है, तो पढ़ करके आइएगा। आज भी छोड़ रहे हैं, कल नहीं छोड़ेंगे पक्का, ठीक है? 3 दिन से धमकी आ रहे हैं लेकिन पीट नहीं रहे, कल पक्का चलेगा। खाली मुंह बना के मत बैठा कर, मुंह बने रहता है। पढ़ाई किया करो घर पे। घटना चक्र खरीदा है? नहीं खरीदा है ना? क्या करेगा पैसा बचा के?